हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं जो 8/4/2021 का एनालिसिस करवाएंगे। 8/4/2021 का एनालिसिस कराएंगे। ये मेरा सेशन एनटीपीसी का ओरिजिनल पेपर कंटिन्यू सेशन आ रहा है और आगे भी कंटिन्यू आते रहेगा। आपको बता देते हैं कि जो भी सेशन हम लेते हैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और साथ में आपको बता देते हैं कि इस चैनल पे एसएससी का एमटीएस का भी ओरिजिनल पेपर एमटीएस और साथ में एनालिसिस पेपर कराया जा रहा है। साथ में इसका इंग्लिश पेपर भी एनालिसिस करवाया जा रहा है। तो आप उस सेशन को भी एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं और अपना अनुमान लगा सकते हैं कि ओरिजिनल पेपर में क्या क्या वेटेज दिया जाता है। तो इस सेशन का स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं, सेशन का स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न बोला गया है। इस प्रश्न में देखिएगा, पहला प्रश्न में बोला गया है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष लाया था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह कब लाया था? तो ये लाए थे 1919 में। आपको हम बताते हैं कि सत्याग्रह जो आया था महात्मा गांधी का, लाने के वजह था रॉलेट एक्ट। लाने का वजह क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का बात करिएगा तो रॉलेट एक्ट स्टार्ट हो गया था 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। और रॉलेट एक्ट आया था भारतीय क्रांति को दबाने के लिए। सिडनी रॉलेट नहीं, एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया। और इसी के तहत, इसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। और इसी के कारण महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल किया। देशव्यापी हड़ताल किए और देशव्यापी हड़ताल की वजह से महात्मा गांधी को 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष लाए थे? तो 1919 में ही लाए थे। और खास करके रॉलेट एक्ट का मेन मकसद था इसी को भारतीय क्रांति को दबाने के लिए ही लाया गया था। अगर हम रॉलेट एक्ट का बात करते हैं तो इसी में बोला गया था बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील। इसमें हम बात करेंगे ये रॉलेट एक्ट का जो बोला गया था बिना अपील, इस एक्ट को बोलते थे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा जाता था। बिना वकील का कानून कहा गया और इसी को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। काला कानून कहा था। तो पूछेगा प्रश्न में आपसे कि बताइए कि कौन सा एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को ही महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। ये आया था कब? तो 1919 में। अगर इसी में देखिएगा तो रॉलेट एक्ट के बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जिसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो आर डायर ने दिया था। गोली चलाने का आदेश आर डायर दिया था, क्योंकि पंजाब का ब्रिगेडियर के पद पर कौन था? तो आर डायर था। अगर हम बात करते कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय पूछेगा तो वाइसराय उस समय चेम्सफोर्ड थे। तो चेम्सफोर्ड थे वाइसराय। पूछेगा कि बताइए कि पंजाब का उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो डायर थे। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आर डायर दिया था। ये घटना कब हुआ था? तो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये जस्ट रॉलेट एक्ट के बाद ही हुआ था। तो 1919 में एक लाए थे कौन? तो महात्मा गांधी एक सत्याग्रह चलाए थे रॉलेट के विद्रोह में। अगर इसी में बात करेगा 1922 का, तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। कहाँ? तो गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया और इसी के कारण महात्मा गांधी ने 12
12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या ले लिए, तो स्थगित कर दिए, वापस ले लिए। तो आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए असहयोग आंदोलन को वापस लेने की वजह क्या था। तो वजह था चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया और मोजिला, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर यहाँ हम बात करते हैं तो कुछ इनपुट और आउटपुट का एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इनपुट और आउटपुट का प्रश्न में आते रहता है। तो इनपुट का अगर बात करेगा तो आपको पता है कि इनपुट में जैसे कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड हो गया इनपुट में। माउस पूछेगा तो माउस हो गया इनपुट में। फिर पूछेगा ये स्कैनर पूछेगा तो स्कैनर भी किस में जाता है, तो इनपुट में जाता है। अगर स्कैनर का बात करिएगा तो स्कैनर ये हो गया माउस हो गया। माउस के बाद स्कैनर पूछेगा तो स्कैनर भी इनपुट का हो गया, स्कैनर इनपुट का हो गया। फिर माइक्रोफोन भी कभी पूछ लेता है कि माइक्रोफोन कौन सा है, तो माइक्रोफोन भी इनपुट है। आउटपुट का अगर बात करेगा तो आउटपुट में प्लॉटर हो गया, प्लॉटर के बाद प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के बाद फिर पूछेगा तो प्रिंटर हो गया। प्रोजेक्टर भी आता है किस में, तो प्रोजेक्टर भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्टर होगा आउटपुट, प्रिंटर होगा आउटपुट, फिर प्लॉटर होगा आउटपुट। साथ में मैग्नेट मॉनिटर भी पूछेगा तो मॉनिटर भी हो जाता है आउटपुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार दिया गया है, मतलब राइट टू लाइफ किस में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। आप पढ़े होंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 तक आर्टिकल है, 19 से 22 तक आर्टिकल है, जिसमें 19 में भी दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसी में 4-5 कॉलम भी बनाया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर उसी तरीके से सभा करने की, फिर संगठन करने की, उस तरीके से 19 में हो गया। अगर इसी तरीके से 22 में देखेगा तो गिरफ्तारी किस संरक्षण से है, गिरफ्तारी से संरक्षण किस में है, तो 22 में है। और 23 और 24 देखिएगा तो 23 और 24 जो आप पढ़े होंगे कि 23 में और 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार में जाता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है, तो 23 से 24 में है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, जिसमें बात करेगा कि 23 में जो बोला गया है कि अगर बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते हैं, और 24 में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये होता 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो गया। इसी में अगर हम बात करिए, इसी में देखिएगा तो इसी में बोला गया है कि 22 के गिरफ्तारी से संरक्षण जो दिया गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण है, तो गिरफ्तारी से संरक्षण में भी 3 प्रकार का इसमें दिया गया है, रक्षा कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना होगा, फिर दूसरा में बोला है कि 24 घंटा के अंदर पहले दिखाना होगा वारंट, फिर 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। उसी तरीक़ा से फिर गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील भी रख सकते हैं, तो फिर 22 है गिरफ्तारी से रिलेटेड, और इसमें भी 3 स्वतंत्रता दिया गया है। पहला है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना होगा, दूसरा है कि 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, और तीसरा में दिया है कि अपना मनपसंदी वकील रख सकते हैं। ये 22 में दिया गया था। 21 में आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, इसी में राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार। आपको पता है कि जब आपातकालीन लगता है तो आपातकालीन में 20 और 21 को भंग नहीं किया जाता है, 20 और 21 अनुच्छेद नहीं हटता है। बाद बाकी कुछ देरी के लिए राष्ट्रपति या कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं कि 20 और 21 ही ऐसा आर्टिकल मौलिक अधिकार में है जो कभी निलंबित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि बैंकिंग सेवाओं के कमी से संबंधित ग्राहकों के शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है। बैंकिंग सेवाओं में
कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। अगर हम यहाँ बात करेंगे आरबीआई के बारे में, तो आपको पता है कि आरबीआई में अधिनियम आया था 1934 में। 1934 में अधिनियम आया था और 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 का इसका स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को। अगर बात करते हैं कि आरबीआई के भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। अगर भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख थे। लेकिन भारतीय पहला गवर्नर पूछेगा कि पहला गवर्नर कौन थे, तो ओ स्मिथ याद रखेगा। ओ स्मिथ थे, ओ स्वर्ण स्मिथ भी बोलते हैं, तो वो याद रखने का ट्रिक है कि ओ स्मिथ रखेगा, ओ स्मिथ। तो भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। फिर पहला गवर्नर कौन थे? तो ओ स्मिथ थे। गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अगर बोलेगा कौन सा अधिनियम से, तो 1934 के अधिनियम से। और एक प्रश्न यहाँ से और पूछ लिया जाता आरबीआई के बारे में कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 बैंकिंग लोकपाल। अगले प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि मेक इन इंडिया के प्रतीक में बने शेर का दर्शाया गया है। मेक इन इंडिया के प्रतीक में चक्र दंतों को दर्शाया गया है। चक्र दंतों से बने शेर को दर्शाया गया है। आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है, चक्र दंतों को शेर के रूप में दर्शाया गया है। अगर हम मेक इन इंडिया का बात करिएगा, तो मेक इन इंडिया जो आया था, वो आया था 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया आया था। और मेक इन इंडिया के प्रतीक किसके थे? तो चक्र दंतों से बने शेर को दर्शाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो आपको पता है कि सबसे पहले जो घटित हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जब दांडी नमक बना के कानून जो तोड़ा गया था, उस समय से, उसी दिन से 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आया था। असहयोग आंदोलन का बात करिएगा तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बात करेगा तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो दोस्त हम बता देते हैं कि जो भी फैक्ट हम पीछे क्लास में करवाए हैं, जो सेशन का कंटिन्यू देख लीजिएगा, जो फैक्ट बताते हैं वही फैक्ट देख के दोहरा के पूछता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बार नहीं हम बताए हैं, जो भी सेशन में आए हैं उससे फैक्ट जोड़ के हम बताए हैं, वही प्रश्न यहाँ देखने को भी मिल रहा है। तो इसका हो जाएगा कौन सा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड का अगर बात करिएगा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो पिछले क्वेश्चन में भी हम करवा दिए थे। ये जो हुआ था अमृतसर में हुआ था और गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर ने। लेकिन पूछेगा कि पंजाब का गवर्नर कौन था उस समय, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ओ डायर था। बच्चे जो लड़कन जो जब ऑप्शन में ऐसा प्रश्न में ऑप्शन जब ओ आर डायर और ओ डायर दोनों दे देता है तो क्या हो जाता है कि फंस जाता है। तो याद रखिएगा कि आर डायर है जो उस समय ब्रिगेडियर था और इसलिए आर डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। लेकिन पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बैठा था? तो वो डायर बैठा था। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो वाइसराय थे चेम्सफोर्ड थे वाइसराय। तो भारत के वाइसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। फिर बताइए कि गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो आर डायर दिया था। और फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ओ डायर था। और ओ डायर को ही उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाके गोली मारे थे। और कब मारे थे? तो 1940 में ओ डायर को ही लंदन में गोली मारे थे। कौन मारे थे? तो उधम सिंह ने मारे थे। उधम सिंह ने मारे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा।
इस प्रश्न में बोला गया है कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? एक किया था न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम कौन दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। और न्यूलैंड्स का कहना था कि पहला तत्व का गुण है जो 8वां तत्व से मिलेगा, 8वां तत्व का गुण है जो 15वां तत्व से मिलेगा। यही था अष्टक के नियम न्यूलैंड्स का। अगर हम बात करेंगे कि न्यूलैंड्स ने ये नियम दिया था कब, तो ये नियम दिए थे 1866 में। 1866 में सजाने का प्रयास किए थे और ये सजाए थे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर सजाए थे। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर सजाने का प्रयास किए थे। अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, उस समय इनको तत्वों की संख्या कितनी थी? तो तत्वों की संख्या 56 थी। उस समय तत्वों की संख्या कितना था? तो 56 था, जिसमें पहला तत्व का अगर बात करें, पहला तो हाइड्रोजन था। अगर अंतिम तत्व का बात करेगा कि अंतिम तत्व कौन था, तो अंतिम तत्व थोरियम था। और इसका नियम जो लागू हुआ था इथोरियम था, और ये नियम जो लागू हुआ तो कैल्शियम तक ही मान्य था, कैल्शियम तक ही मान्य था। तो इसका न्यूलैंड्स का हो गया। साथ में देखिएगा डोब्राइनर का, तो डोब्राइनर ने फर्स्ट बार दिया था, डोब्राइनर ने आके दिया था नियम 1817 में दिया था। और ये दिया था ट्राइड्स रूल पर दिया था। ये दिया था किस पे? तो ट्राइड्स रूल पर दिए थे। अगर हम बात करते हैं ट्राइड्स रूल का, तो ट्राइड्स रूल में बोला गया था कि मानते हैं कि 3 तत्व ले लीजिएगा ए, बी और सी। तो बोला गया था कि फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज निकालिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज निकालिएगा द्रव्यमान का, वो बी के बराबर होगा। लेकिन एक कुछ तत्व तक ही लागू हुआ और बाद बाकी आने वाले तत्व पर लागू नहीं हुआ। तो इनका भी दिया हुआ नियम असफल हुआ था। अगर बात करते हैं कि इनके समय कौन कौन सा तत्व दिया गया था, कहा कि प्रश्न में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा तत्व आया है, तो 3 याद रखेगा, एक लिथियम, सोडियम और एक पोटेशियम। इसी तरीक़ा से एक याद रखेगा कैल्शियम, स्ट्रेशियम और बेरियम। और फिर एक याद रखेगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद रखेगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम याद रखेगा, और कैल्शियम, स्ट्रेशियम और बेरियम याद रखेगा। ये तीनों डोब्राइनर का त्रिक नियम में पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में जाने से पहले मेंडलीफ के बारे में भी देख लीजिए। मेंडलीफ ने 1869 में अपना आवर्त सारणी आके दिया था। 1869 में आवर्त सारणी दिया था, 1869 में। और ये भी सजाया था किस पर? तो परमाणु द्रव्यमान पर ही सजाया था, परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था। अगर हम बात करते कि इनके समय तत्वों की संख्या कितना था, तो इनके समय तत्वों की संख्या 63 था। तत्वों की संख्या कितने थे? तो 63 थे। और नए तत्व की भविष्यवाणी कौन किए थे? तो मेंडलीफ नहीं किए थे। नए तत्व के आने की भविष्यवाणी मेंडलीफ ने किए थे। जो 3 तत्व आया, स्कैंडियम, फिर गैलियम आया था, और गैलियम के साथ जर्मेनियम आया था। इतने तत्व नए आए थे, ये 3 तत्व, जिसकी भविष्यवाणी भी कौन किए थे? तो मेंडलीफ किए थे। तो ये पूछ लेता है कि बताइए भविष्यवाणी किए करने वाले कौन थे? तो मेंडलीफ ने। और कौन सा तत्व आया था? तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम आया था। ये कब दिए थे? 1869 में परमाणु द्रव्यमान पर सजाए थे। फिर मोसले के बारे में कुछ जान लेते हैं। मोसले जो आया था, मोसले आया था 1913 में मोसले। और इसके समय तत्वों की संख्या 114, और ये परमाणु संख्या पर सजाए थे, परमाणु संख्या पर सजाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव नियम दिया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय संविधान के शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान के शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आपको पता है कि अनुसूची की अगर संख्या की बात करेगा कि अनुसूची कितना है, तो अनुसूची आपको देखने को मिलेगा, अगर अनुसूची का बात करेगा तो अनुसूची टोटल कितना है? 12 में, जिसमें 7वां नंबर अनुसूची में पढ़े होंगे शक्ति का विभाजन। और शक्ति का विभाजन में 3 अनुसूची जोड़ा गया। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो संघ सूची का बात करेगा तो संघ सूची में 100 विषय है। अगर राज्य सूची का बात करेगा तो राज्य सूची में 61 विषय है। और समवर्ती सूची का बात करेगा तो समवर्ती सूची में 52 विषय है। लेकिन अगर यहीं से हम बात करेंगे कि शिक्षा को किस में डाला गया है, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। जब एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। क्योंकि कहाँ से उठाया गया था?
था 5 विषय, तो राज्य सूची से उठाया गया था। क्योंकि राज्य सूची में अगर पहले का बात करिएगा कि पहले कितना था, तो पहले हम बता देते हैं आपको कि अगर बात करिएगा कि संघ सूची में कितना था, तो संघ सूची में उस समय 97 विषय था। अगर राज्य सूची का बात करिएगा तो राज्य सूची में उस समय 66 विषय था। और समवर्ती सूची का बात करेगा तो समवर्ती सूची में पहले कितना था, तो 47 विषय था। तो यहीं से 5 विषय लेके यहाँ डाला गया है, जो आता है शिक्षा, जनसंख्या, मापतौल, वन एवं वन्य जीव और साथ में न्याय प्रशासन। तो शिक्षा का अधिकार कहाँ डाला गया है, तो समवर्ती सूची में। कहाँ पहले था, तो राज्य सूची में है। कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है, तो मानसून से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य मानसून से संबंधित है। लेकिन आपसे यहाँ हम शास्त्रीय के बारे में बता देते हैं, शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय, तो शास्त्रीय नृत्य कितना है, तो टोटल 8 है। जरा मैं बात करेगा तो पहला है भरतनाट्यम, अगर बात करिएगा तो भरतनाट्यम। दूसरा लिखिएगा तो मोहिनी अट्टम हो गया। तीसरा हो गया कत्थक, और चौथा की बात करिएगा तो चौथा हो गया ओडिसी, और पाँचवा लिखिएगा मणिपुरी, और पाँचवा लिखिएगा कुचिपुड़ी, और छठा लिखिएगा कथकली, और सतवां लिखेगा, कथकली के बाद सतवां सत्रिया लिखेगा, सत्रिया हो गया। ये 8 हो गया, 2 4 6 और 2 8, तो 8 को हो गया। 8 को क्लासिकल डांस का बात किए थे, 8 को शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भरतनाट्यम हो गया, फिर हो गया मोहिनी अट्टम हो गया, कथक हो गया, उड़ीसी हो गया, उड़ीसी के बाद फिर हो गया मणिपुरी हो गया, मणिपुरी के बाद कुचिपुड़ी हो गया, कुचिपुड़ी के बाद कथकली हो गया, फिर लास्ट में जुड़ा है कौन, तो सत्रिया जुड़ा है। तो क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य, याद रखेगा कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है, तो 8 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर। मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जानी है, तो योजना है शिक्षा और स्वास्थ्य का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि नोटा के विकल्प कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, तो ये शामिल किया गया था 2013 में। 2013 में नोटा को लाया गया था। कब, तो 2013 में लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू किया गया था। आपको बताते थे कि योजना से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो हर शिफ्ट में एनालिसिस हम करवा रहे हैं। इसमें भी कुछ नाम बोल देते हैं, उसका याद रखिएगा। जैसे हम बोले थे कि अमृत योजना कब आया था, तो अमृत योजना जो आया था 24 जून 2015 को अमृत योजना आया था। फिर उसी तरीके से स्मार्ट सिटी याद रखेगा, तो स्मार्ट सिटी आया था 25 जून 2015 को आया था स्मार्ट सिटी। फिर याद रखेगा प्रधानमंत्री आवास योजना कब आया था, तो 25 जून 2015 का आया था। 25 जून 2015 को क्या आया था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना आया था। उसी तरीके से पूछेगा कि डिजिटल इंडिया मिशन कब आया था, तो डिजिटल इंडिया मिशन आया था 1 जुलाई 2015 को डिजिटल मिशन इंडिया आया था। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अटल पेंशन योजना कब आया था, तो अटल पेंशन योजना आया था 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना आया। फिर पूछेगा कि मिशन इंद्रधनुष कब आया था, तो मिशन इंद्रधनुष आया था 25 दिसंबर 2014 को कौन आया था, तो मिशन इंद्रधनुष आया था। फिर प्रश्न पूछेगा मेक इन इंडिया कब आया था, तो 25 सितंबर 2014 को 25 सितंबर 2014 को क्या आया था, तो मेक इन इंडिया आया था। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना की याद रखिएगा,
प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना अगर पूछेगा तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो आया था 28 अगस्त 2014 को आया था। फिर प्रश्न पूछेगा नमामि गंगे कब आया था, तो 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे आया था। तो इसी तरीक़ा से दोस्त हम रिवीजन करवाते रहेंगे हर एक शिफ्ट में, 8 से 10 रिवीजन करवा दीजिएगा, लिख लीजिएगा भी, ताकि यहाँ पूरा योजना लिखना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम डेट लिख देते हैं, बाद बाकी जो बोलेंगे एक दो बार रिपीट कर देते हैं, उस लिख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि तुतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है, तो तुतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन जो है तमिलनाडु में है। तुतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अगर यही बात करिएगा कि कर्नाटक का, तो कर्नाटक का एक थर्मल पावर का नाम है रायचूर थर्मल। कर्नाटक का कौन सा है, तो रायचूर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो कर्नाटक में है। इसी तरीक़े से अगर बात करिएगा कि महाराष्ट्र का कौन सा है, तो महाराष्ट्र में एक है चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट। चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। रायचूर कहाँ है, तो कर्नाटक में। और तुतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन कहाँ बोला गया है, तो तमिलनाडु में हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि विश्व व्यापार संगठन किसके नियम पर निर्धारित करता है। विश्व व्यापार संगठन इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है, तो वैश्विक व्यापार है। ये इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बात करेगा WTO का, तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को गठन हुआ था। अगर बात करेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर मिलता है जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है, तो जिनेवा में हेडक्वार्टर हो गया। 1 जनवरी 1995 को गठन हुआ था। और एक क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो वैश्विक व्यापार से संबंधित है। अगर यही बात करिएगा कि जिनेवा में, तो जिनेवा में WHO का भी हेडक्वार्टर है, WHO का, और इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। फिर उसी तरीक़े से बात करेगा यूनिसेफ का भी गठन हुआ था 1946 में। फिर इसी तरीक़े से बात करेगा UN का गठन कब हुआ था, तो UN का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को UN का गठन हुआ था। तो इस तरीक़े से संगठन का भी याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक व्यापार से WTO रिलेटेड है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो पता है कि रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय तरंग है, माइक्रोवेव भी है विद्युत चुंबकीय तरंग, और एक अल्ट्रासाउंड है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्ट्रासाउंड जो काम करता है वो परश्रव्य ध्वनि तरंगों पर काम करता है। परश्रव्य ध्वनि तरंग का अगर बात करते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव पर काम करता है। अल्ट्रासोनिक वेव पर काम करता है। दोस्त बता देते हैं कि जो राइटिंग के प्रॉब्लम आ रहा है, तो राइटिंग के प्रॉब्लम में जल्द ही सुधार किया जा रहा है। हम 1 से 2 बार रिपीट कर देंगे, उसको लिख लीजिएगा। जब इसका सिस्टम सुधार हो जाएगा तो खुद ही जो लिखेंगे वो फैक्ट यहाँ दिखेगा साफ साफ। तो इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड किस पर काम करता है, अल्ट्रासाउंड काम करता है अल्ट्रासोनिक वेव के तरंग पर काम करता है। बाद बाकी ये तीनों देखिएगा तो ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर बता देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का, तो विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरणें अगर बोलेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें बोलेगा तो एक्स किरणें भी है, जो क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। परावैंगनी किरणें बोलेगा कि परावैंगनी क्या है, परावैंगनी, तो परावैंगनी भी है कौन सा, तो परावैंगनी भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। साथ में पूछ लेता है कि दृश्य कौन सा है, तो दृश्य भी परावैंगनी अति विद्युत चुंबकीय तरंग है। साथ में फिर अवरक्त कौन सा है, तो अवरक्त में विद्युत चुंबकीय तरंग है, अवरक्त भी हो गया। फिर साथ में सूक्ष्म तरंग पूछेगा कि सूक्ष्म तरंग, तो सूक्ष्म तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक आता है रेडियो, तो रेडियो भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसी में बात करेगा कि रेडियो की खोज किसने किया था, तो रेडियो की खोज किया था मार्कोनी ने, रेडियो का खोज किया था मार्कोनी ने। उसी तरीके से इंफ्रारेड का पूछेगा कि इंफ्रारेड की खोज किसने किया था, तो इंफ्रारेड की खोज किया था हर्शेल ने। इंफ्रारेड की खोज किसने किया था, तो हर्शेल ने खोज किया था, इंफ्रारेड की हर्शेल ने खोज किया था। अगर बात करते हैं कि गामा किरणें की खोज किसने किया था, गामा किरणें का खोज, तो गामा किरणें की खोज किया था हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने कौन खोज किया था, किसका, तो गामा किरणें का। एक्स किरणें का खोज किसने किया था, तो रोंटेजन ने किया था।
परावैंगनिक किरणें की खोज किसने किया था? तो रीटर ने किया था, रीटर ने किया था। और दृश्य का कौन खोजा था? तो न्यूटन ने खोजा था, न्यूटन ने खोजा था। तो दृश्य का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने। और सूक्ष्म तरंग का बोलेगा तो सूक्ष्म तरंग का हेनरिक हर्ट्ज ने खोजा था, हेनरिक हर्ट्ज ने खोजा था। तो इसी तरीका से याद रखिएगा, सारा पॉइंट हम लिखा दिए हैं। और जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसमें क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग आपको 3 दे देगा और एक पूछ लेगा कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग याद रखेगा, काहे कि प्रश्न बनता ही बनता है रेलवे में। तो अगले प्रश्न चलिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? बोला है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुएं निर्मित सांकेतिक मुद्रा चलाया था, टोकन करेंसी चलाया था? तो चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा चलाया था। अगर मोहम्मद बिन तुगलक का अगर बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही दूसरा बचपन का नाम था जॉन खान। बचपन का नाम कौन सा था? तो बचपन का नाम जॉन खान था। किसका? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। तो इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखा था रेहला, एक पुस्तक लिखा था रेहला। तो हम बताएं कि मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जॉन खान था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता। और इब्न बतूता एक पुस्तक लिखा था, कौन सा? तो रेहला। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इसमें देख लीजिएगा कुछ ऑप्शन में भी दिया हुआ है, जैसे फिरोज शाह तुगलक के बारे में दिया है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको हम बता देते हैं कि फिरोज शाह तुगलक है जो नहरों में जाल बिछाने का काम कौन किया था? तो नहरों में जाल बिछाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन नहरों का निर्माण पूछ देगा कि नहरों का निर्माण कौन करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। और नहरों में जाल बिछाने का काम कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। साथ में देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है कि खिलजी वंश के शासक में से एक था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का बात करेंगे तो इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। और साथ में घोड़ा दागने की प्रथा किसको शब्द? घोड़ा दागने का, घोड़ा दागने की प्रथा किनके समय था? तो घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के ही समय था दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदलना। दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि बदलना, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदलना अलाउद्दीन खिलजी के समय। फिर घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के समय। फिर अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि किस समिति के रिपोर्ट में भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा रखी गई थी? किस समिति के रिपोर्ट में भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की जो अनुशंसा रखी गई थी? तो बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता दिया था कब? तो 1957 में दिया था। 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत दिया था। अगर हम पंचायत का बात करते हैं तो पंचायत आर्टिकल, अगर भाग का बात करिएगा तो भाग आपको 9 में देखने को मिलेगा। अगर अनुसूची का बात करिएगा कि अनुसूची कितना में है, तो अनुसूची 11 में है। और इसी तरीक़ा से इसमें एक संशोधन हुआ था जो 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 में एक संशोधन हुआ था पंचायती राज का। और अगर बात करेगा कि पहली बार पंचायती लागू कहाँ हुआ था? पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान के नगौर जिला में हुआ था। नगौर जिला में हुआ था। ये किए थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहली बार पंचायती राज लागू कहाँ हुआ था? तो पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नगौर जिला में हुआ था। तो प्रश्न में बोला गया था, बताइए कि त्रिस्तरीय दिया था कौन? तो बलवंत राय मेहता। कब दिया था? तो 1957 में दिया था। अगर हम अशोक मेहता की बात करते हैं तो अशोक मेहता द्विस्तरीय दिए थे 1977 में। 1977 में द्विस्तरीय दिए थे कौन? तो अशोक मेहता दिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में देखिएगा,
इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS वर्ड है जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 के द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? तो ले गए थे 13 पेलोड को ले गए थे। चंद्रयान 2 लॉन्च कब हुआ था? तो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च हुआ था। अगर हम बात करते हैं कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो सतीश धवन से हुआ था। सतीश धवन केंद्र से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से हुआ था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुआ था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुआ था। और इसी में बात करेगा कि लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। लैंडर का नाम पूछेगा तो बताइएगा विक्रम था। लैंडर का नाम विक्रम था। अगर पूछेगा लैंडर का और रोवर का अगर नाम पूछेगा तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था? तो प्रज्ञान था। तो ये बताइए द्वितीय चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया था? 22 जुलाई 2019 को। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। और लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। लेकिन यहीं अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 3 का, तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ वो लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। और इस चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत का पहला देश बना है। और इसमें भी लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम विक्रम था। और रोवर का अगर बात करेगा तो रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि कितने पेलोड भेजे गए थे? तो 13 पेलोड भेजे गए थे। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में है। कहाँ? तो ब्रुसेल्स में है। अगर नाटो का गठन का बात करेगा तो ये गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को इनका गठन हुआ था। अगर हम बात करिएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपको हम बताएं कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था? तो किए थे आसफ उद दौला ने। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था? तो आसफ उद दौला ने करवाया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? जब न्यूरॉन का आप हिस्सा इस तरीक़ा से देखिएगा, न्यूरॉन का हिस्सा, तो न्यूरॉन का हिस्सा आपको सेल बॉडी भी यहाँ देखने को मिलेगा, फिर एक्सॉन भी यहाँ देखने को मिलेगा, एक्सॉन भी देखने को मिलता है और डेंड्राइट भी देखने को मिलता है। तो न्यूरॉन में देखिएगा तो कुछ सेल बॉडी भी है, तो एक्सॉन भी है और डेंड्राइट भी है, लेकिन शंकु कोण नहीं है। आपको पता है कि आँख में ही पाया जाता है। आँख में रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? तो शंकु ही करता है। रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? तो शंकु करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। आपको पता है कि तंत्रिका जो होता है, वो तंत्रिका में कोशिका विभाजन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए देखिएगा कि कोई भी गाड़ी वाहन चलाता है उसको हेलमेट लगाने की इजाज़त इसलिए दिया जाता है, कोई जानता है कि तंत्रिका में अगर चोट किसी तरीक़ा से लगा तो उसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होगा और इस कारण उसका मौत भी हो सकता है, इसलिए हेलमेट लगाने की इजाज़त दिया जाता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है यकृत में। सबसे ज़्यादा पूछेगा कि कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में चलिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित है। मारूनी नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित है। फिर अरुणाचल प्रदेश में बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा संबंधित है। मुखौटा याद रखिएगा, मुखौटा पूछता है कि मुखौटा कहाँ से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। अगर उत्तराखंड से पूछेगा तो गढ़वाली और कुमायूं, गढ़वाली
और कुमायूं कहाँ से पड़ता है, तो कुमायूं नृत्य कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा, सिक्किम से हो गया मारूनी नृत्य, फिर अरुणाचल प्रदेश से मुखौटा हो गया, और उत्तराखंड से गढ़वाली और कुमायूं हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मारूनी नृत्य कहाँ से है, तो सिक्किम से है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में स्थित है कौन सा, तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो आपको पता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी ने ही नेटाल इंडियन कांग्रेस के भी स्थापना किए थे। महात्मा गांधी से जुड़े पॉइंट देखेगा, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे, तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कौन किए थे, तो फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। और साथ में आपसे पूछा जाएगा कि दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने 1893 में गए थे। फिर पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका कौन लाए थे, तो महात्मा गांधी नहीं लाए थे। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका था महात्मा गांधी के द्वारा। फिर साथ में हिंद स्वराज कौन लिखे थे, तो हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी ने ही लिखे थे। हिंद स्वराज कौन लिखे थे, महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका महात्मा गांधी। दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। और बात करें साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म आश्रम के भी स्थापना किए थे, और नेटाल इंडियन कांग्रेस के भी स्थापना किए थे। साथ में यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि बताइए कि महात्मा गांधी को कौन से स्टेशन से बिगा गया था, फेंक दिया गया था, तो डरबन में एक पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पड़ता है। पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पड़ता है, वहां से महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया था, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाने का मना किया था, कि प्रथम श्रेणी में भारतीय और कुत्तों को जाना मना है। लेकिन महात्मा गांधी इसका केस लड़े, और साउथ अफ्रीका के सरकार ने, ब्रिटिश के सरकार की अगर हम बात करें कि घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से क्या माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी समुद्रीय राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि इसके अलावा कौन सा है जो सभी खरीफ फसल में है। अगर बात करते हैं खरीफ फसल का, तो बाजरा भी खरीफ फसल में है, रागी भी खरीफ फसल में, मक्का भी खरीफ फसल में, कि गेहूं आता है किसमें, तो रबी फसल में आता है। अगर हम खरीफ फसल का बात करते हैं कि खरीफ फसल कौन कौन है, तो यहाँ हम बता देते हैं, जैसे चावल हो गया, तो चावल भी खरीफ फसल में आता है। फिर पूछेगा मक्का, तो मक्का भी दिया है, तो मक्का किस में आता है, खरीफ फसल में आता है। फिर ज्वार बोलेगा कि ज्वार किस में आता है, तो ज्वार भी खरीफ फसल में आता है। फिर पूछेगा कि बाजरा कौन सा आता है, तो बाजरा भी खरीफ फसल में हो गया। फिर पूछेगा कि बताइए कि अरहर, जो अरहर होता है वो अरहर भी आता है खरीफ फसल में। फिर पूछ लेगा मूंगफली, तो मूंगफली भी आता है किस में, तो खरीफ फसल में आता है। फिर पूछेगा गन्ना किस में आता है, तो गन्ना भी खरीफ फसल में आता है। तो हम आपको बताएं कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली और गन्ना ये खरीफ फसल है। लेकिन अगर रबी फसल का बात करिएगा, तो रबी फसल में पहला तो हो गया गेहूँ, गेहूँ के बाद देखिएगा जौ होता है जो रबी फसल होता है। जौ के बाद अगर मटर का बात करिएगा, तो मटर भी रबी फसल होता है। फिर बात करेगा सरसों का, तो सरसों भी रबी फसल में आता है। सरसों के बाद मसूर का बात करिएगा, मसूर का, तो मसूर भी किस में आता है, तो रबी फसल में आता है। तो आपसे प्रश्न में बोला है कि खरीफ फसल के अलावा कौन सा है जो इसमें खरीफ फसल नहीं है, तो गेहूं है जो रबी फसल में आता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक हिस्सा नहीं है। पता है कि कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो संगमरमर भी आता है जो एक रूपांतरित है, खड़िया चूना भी है एक कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर भी एक कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन अगर जिप्सम का बात करिएगा, जिप्सम का, तो पता है कि जिप्सम का होता है CaSO4 होता है इंटू 2H2O होता है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है, तो कैल्शियम सल्फेट 2H2 हो गया, ये हो गया किसका, जिप्सम। इसी को जब 120 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करिएगा तो आपको मिलेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, और हाफ H2O होता है, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं जिप्सम का, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो गया, जो क्या हो गया, तो जिप्सम हो गया। खड़िया चूना पत्थर और संगमरमर को बोलते हैं CaCO3, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिएगा,
इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन संरक्षित वन निकट किसके है, मतलब सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के किसके निकट में है, तो बांग्लादेश के निकट में पड़ता है, बांग्लादेश के निकट में पड़ता है। और ऐसे सुंदरवन संरक्षित का अगर बात करेगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम यहीं से बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो आपको पता है कि कान्हा नेशनल पार्क भी कहाँ पड़ता है, तो कान्हा नेशनल पार्क हो गया। फिर माधवगढ़ पूछ लेगा कि माधवगढ़ कहाँ है, माधवगढ़ के बाद पूछ लेगा बांधवगढ़ कहाँ है, बांधवगढ़, ये सारा पड़ता है एमपी में। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि पन्ना हो गया, सतपुड़ा भी हो गया एमपी में। फिर पूछ लेता है चंदौली, चंदौली पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है महाराष्ट्र में। उसी तरीक़े से रणथंभौर का अगर बात करेंगे तो रणथंभौर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में। फिर बात करेंगे किसको, तो इसका कुन्नो का, तो कुन्नो भी कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरीक़ा से कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करते हैं और कुछ राष्ट्रीय उद्यान का, तो कुछ और राष्ट्रीय उद्यान जब देखोगे कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाता है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो केरला मारिएगा। फिर उसी तरीक़ा से पूछ लेगा पम्बू या साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो केरला में पड़ता है। तो एराविकुलम हो गया, साइलेंट वैली हो गया कहाँ, तो केरला में पड़ता है। कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, माधव हो गया, बांधवगढ़ हो गया, सब एमपी में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था। याद करिए, जब हम फैक्ट बता रहे थे चौरी चौरा कांड के पहले हम बताए होंगे खिलाफत आंदोलन, या हम बताए होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे हम रिलेट करके हम पॉइंट बताए होंगे कि जो असहयोग आंदोलन का वापस लेने का मेन वजह कौन था, तो चौरी चौरा कांड था। आपको पता है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। कब, तो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया। लेकिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। ये बताइए चौरी चौरा कांड हुआ कब, तो 5 फरवरी 1922 को। और ये बताइए कि वापस कब हुआ था, 12 फरवरी 1922 को लेना पड़ा वापस, क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था कहाँ, तो गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। अगर यही बात करते हैं तो दांडी सत्याग्रह का बात करते हैं, तो दांडी सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था वो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। अगर भारत छोड़ो आंदोलन का बात करिएगा तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हम बात किए थे, तो जहां दांडी यात्रा खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1919 को हम बताए हैं कि जब यहां दांडी यात्रा खत्म होता है तो यही डेट से स्टार्ट हो जाता है कौन सा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन को अचानक बंद करना पड़ा था, तो असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ये वर्ल्ड बैंक का बात कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था 1944 में, और इसका जो गठन हुआ था हेडक्वार्टर का अगर बात करिएगा तो हेडक्वार्टर इसका पड़ता है वाशिंगटन डीसी में। साथ में जुड़वा बहन कहा जाता है IMF को, और IMF का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। और इसका भी पूछेगा कि इसका भी कहाँ गठन कब हुआ था, तो 1944 में ही गठन हुआ था। अगर वर्ल्ड बैंक का बात करेगा तो वर्ल्ड बैंक में मेंबर का बात करेगा तो 189 है, और IMF का बात करेगा तो 190 है, 190 सदस्य है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो वाशिंगटन डीसी। गठन कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था। अगर बात करेंगे दोनों का, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में दोनों का गठन किया गया था। तो अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि वॉर्म WORM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो WORM का पूर्ण रूप होता है राइट वंस रीड मनी, राइट वंस रीड मनी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट वंस रीड मनी। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत या वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है शहनाई से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से है। और साथ साथ में इसमें याद रखेगा अली मोहम्मद हुसैन को भी, अली मोहम्मद हुसैन, अली मोहम्मद हुसैन भी जुड़े हुए हैं। अली मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन किससे जुड़े हैं? तो वो भी शहनाई से जुड़े हुए हैं। अगर बांसुरी का पूछेगा कि बांसुरी से कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया बोलेगा तो किससे जुड़े हुए हैं? बांसुरी से। फिर पन्ना लाल घोष बोलेगा कि पन्ना लाल घोष किससे संबंधित है? तो ये भी बांसुरी से है। फिर राजेंद्र प्रसन्न पूछेगा कि राजेंद्र प्रसन्न किससे जुड़े हुए हैं? राजेंद्र प्रसन्न भी जुड़े हुए हैं किससे है? तो बांसुरी से जुड़े हुए हैं। और इसी में पूछ लेता है कि राजेंद्र कुलकर्णी भी किससे जुड़े हुए हैं? तो राजेंद्र कुलकर्णी भी बोलेगा तो किससे? तो बांसुरी से। तो हम क्या बताएं कि बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से, पन्ना लाल घोष बांसुरी से, राजेंद्र प्रसन्ना किससे? तो बांसुरी से। और राजेंद्र कुलकर्णी बोलेगा तो राजेंद्र कुलकर्णी भी बांसुरी से जुड़े हुए हैं। अगर यही बात करेंगे तबला का, तो तबला से देख लीजिएगा, तबला से जाकिर हुसैन किससे जुड़े हुए हैं? तो जाकिर हुसैन भी तबला से जुड़े हुए हैं। पंडित किशन महाराज बोलेगा कि पंडित किशन महाराज किससे है? पंडित किशन महाराज किससे जुड़े हुए हैं? तो पंडित किशन महाराज भी तबला से जुड़े हुए हैं। फिर पंडित जसराज बोलेगा कि पंडित जसराज किससे जुड़े हैं? तो पंडित जसराज भी जुड़े हुए हैं तबला से। तो जाकिर हुसैन हो गया, फिर पंडित किशन राज हो गया, और फिर पंडित जसराज हो गया। किससे जुड़े हुए हैं? तो तबला से जुड़े हुए हैं। अगर यही बात करिएगा सितार का, तो सितार से देखिएगा, सितार से पंडित रविशंकर किससे जुड़े हुए हैं? पंडित रविशंकर किससे जुड़े हुए हैं? तो सितार से। लेकिन इसमें पूछ लेगा एक संतूर वादक कौन है? तो संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा है। संतूर वादक में याद रखिएगा, संतूर से है शिव कुमार शर्मा। तो याद रखेगा जितना भी पॉइंट हम लिखाए हैं वो सब हूबहू पेपर में पूछा गया पॉइंट है। जैसे हम तबला से बताएं, सितार से बताएं, बांसुरी से बताएं, शहनाई से भी बताएं, और साथ में संतूर से भी बताएं। एक लिख लीजिएगा सरोद से भी प्रश्न आता है। सरोद से लिख लीजिएगा अमजद अली खान जो पूछ लेता है कि किससे है? तो सरोद से हो गया अमजद अली खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बताइए बिस्मिल्लाह खान किससे हैं? तो शहनाई से। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोला गया है? इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोला गया है? तो रोम में नहीं है। जैसे जिनेवा में WHO का है, अगर बात करेगा WTO का है, ठीक है। फिर उसी तरीक़ा से ये बताइए रोम का अगर बात करेगा तो ये होता है FAO का, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है कहाँ? तो इटली के रोम में है। और इसका अगर गठन का बात करेगा तो गठन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था, 16 अक्टूबर 1945 को। अगर मेंबर का बात करेगा तो मेंबर इसमें टोटल 195 है। तो पूछेगा कि रोम इटली में किसका हेडक्वार्टर है? तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। और बात करेगा कि कब गठन हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 को। और कितने मेंबर है? तो 195 मेंबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय यहाँ नहीं है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में कहा है कि डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है तो उसे कृत्रिम रूप से क्या कहा जाता है? तो गुद्दा कहा जाता है। बोला है कि एक डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने में, रोगी को रक्त का साफ करने के लिए किया जाता है, उस कृत्रिम को क्या कहा जाता है? तो किडनी कहा जाता है, गुद्दा कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है, तो शुद्धिकरण साफ करने का काम किडनी भी करता है। और अगर शुद्धिकरण में बोलेगा तो फेफड़ा में भी जब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो वहाँ भी एक सहायक शुद्धिकरण हो जाता है। अगर फेफड़ा का बात करेगा तो फेफड़ा में ही पाया जाता है
एल्वियोली पाया जाता है, एल्वियोली। और एल्वियोली है जो गैस का विनिमय करने का काम करता है। गैस का विनिमय पूछेगा कि गैसों का विनिमय कौन करता है मनुष्य में, तो फेफड़ा में रहता है एल्वियोली और गैसों का विनिमय करता है ये। जैसे पेड़ पौधा में पूछेगा कि पेड़ पौधा में गैसों का विनिमय कौन करता है, तो पेड़ पौधा में करता है रंध्र, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। लेकिन जंतु में बोलेगा तो जंतु में एल्वियोली होता है फेफड़ा में, और फेफड़ा में एल्वियोली है जो गैसों का विनय करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय पूछेगा तो डिजिटल विश्वविद्यालय हुआ था कहाँ, तो केरल में हुआ था। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो केरल में किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा खनिज दरारों और परतों से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो दरारों और परतों से प्राप्त होता है, तो तांबा। अगर तांबा का बात करिएगा तो तड़ित चालक में उपयोग करते हैं। तड़ित चालक में किसका उपयोग करते हैं, तो तांबा का। जिप्सम का भी हम बताएं कि CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का CaSO4 2H2O। और जब इसको 120 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेगा तो मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा नवरत्न कंपनी नहीं है। तो अगर नवरत्न कंपनी का बात करते हैं तो अभी भारत में वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितना है, तो 13 है। कंपनियों की संख्या कितना है, 13 है। जरा में NTPC हो गया, ONGC हो गया, ONGC, सेल हो गया, गेल हो गया, इसी तरीक़े से BPCL हो गया, भेल हो गया। इतने 13 कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनी में हैं। जरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है। अगर बात करेगा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी है। अगर बात करेगा ऑयल इंडिया लिमिटेड भी है। लेकिन तेल और प्राकृतिक गैस का ये बात नहीं किया है, इसमें नवरत्न में नहीं है। 13 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड जो 13 में नहीं है। तो पूछा है कि नवरत्न कंपनी में कौन कौन है, तो ये भी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी है। लेकिन फोर्थ वाला जो ऑप्शन दिया है प्राकृतिक गैस वाला, वो महारत्न कंपनी में नहीं है। तो आपसे प्रश्न में पूछेगा कि बताइए भारत में अभी कितनी महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या कितना है, तो 13 नवरत्न कंपनियों की है, जिसमें ऑप्शन नंबर 4 है जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को शामिल नहीं किया गया है। बाकी ऑल इंडिया लिमिटेड हो गया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी शामिल किया गया है। तो यहाँ तक इस शिफ्ट का प्रश्न था 83 तक। आगे प्रश्न में जो भी दिया गया है वो मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। मैथ और रीजनिंग भी आप सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं ओरिजिनल पेपर का। इसका अगर बात करेगा PDF का, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर दोस्त ये वीडियो आपको अच्छा या पसंद आ रहा है और बेनिफिट हो रहा है तो आप दोस्तों के पास भी शेयर करिए। तो चलते हैं, इस सेशन को यहीं रखते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। और चलते हैं, इस सेशन को ये एंड करते हैं। इस सेशन को देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।